नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं और वो किस तरह बहती हैं, उनकी लंबाई टोटल कितनी है, क्या परियोजनाएं उन पर चलती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है इसमें वो आता है इन पर जो वाटरफॉल पूछे जाते हैं। ठीक है, वाटरफॉल कौन कौन से उस पर तो ये पूछा जाता है कि कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर आपको देखने को मिलता है या किस जगह मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर इन नदियों से संबंधित मिलते हैं। तो देखते हैं पहली नदी कौन सी आपकी। तो मध्य प्रदेश की नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मिलती है आपको कौन सी नदी, आपकी नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की बात करें तो इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो देखते हैं कि ये पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। याद रखना, ये जो बेस है ये क्या है, पवित्रता। ठीक है, और इसके आधार पर इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा, पवित्रता के आधार पर। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है शब्द का, नर्मदा शब्द का जो अर्थ बताया जाता है वो है खुशी का दाता। इस प्रकार से इस शब्द को अर्थ भी बताया जाता है। और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का नाम यानी कि लाइफ लाइन ऑफ एमपी इसको बोला जाता है। कौन सी नदी आपकी लाइफ लाइन ऑफ एमपी, तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, क्योंकि ये मुख्य जो भूमि है आपकी मध्य प्रदेश की, खास करके दक्षिण जो मध्य प्रदेश है उसके काफ़ी जिलों से होकर गुजरती है। और सिंचाई परियोजना हो गई या पेयजल की जो सुविधाएं हो गई वो इससे पूरी होती है मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें हम तो ये क्या है, इसका अगले जो नाम है, इसके जो अन्य नाम है वो है आपका रेवा, सोमोदेवी, मैकलसुता, शंकरी, शिवतनिया यानी कि भगवान शिव की पुत्री भी इनको बोला जाता है। तो ये इनका एक नाम ये भी मिलता है आपको, क्या, शिवतनिया। ठीक है, तो ये एक नाम मिलता है, नामोदास मिलता है, और आपका सोम प्रभा। तो ये जो सब अलग इनके एक्स्ट्रा नाम होते हैं या अन्य नाम जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। नाम देके पूछ लेंगे किस नदी से इसका संबंध है या किस समय में, अलग अलग समय में इनको इस नामों से जाना जाता है, इसलिए ये नाम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये जिस प्रतिरूप में बहती है यानी कि जिस टाइप से ये नदी अपनी ट्रिब्यूटरी नदी के साथ बहती है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सी प्रणाली बनती है, तो वृक्षा प्रणाली बनती है, यानी कि ट्री फॉर्म बनता है। मान लीजिए जैसे ये नदी है आपकी और ये ऐसी ट्रिब्यूटरी नदी से इसमें जुड़ जाती है अलग अलग तरीके से, तो एक पेड़ की शाखा की तरह दिखता है एक तरीके से। ये मेन शाखा हो गई आपकी जो मुख्य नदी है, और जो इसकी सहायक नदियाँ होती है वो जुड़ने का कुछ इस प्रकार से उनका क्रम होता है, या जो ऊपर से देखने पर लगता है कि वो एक पेड़ की शाखा की तरह लगता है, इसलिए इसको वृक्षा प्रणाली भी इसको कहा जाता है। जिस प्रतिरूप में ये अपने अफवाह क्षेत्र को से पानी लेकर बहती है, उसको ऊपर से देखने पे सैटेलाइट व्यू अगर हम कहें तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है आपका कि पेड़ की शाखा के रूप में वो दिखाई देता है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर यानी कि 1312, ये इसकी टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ, यानी कि जहाँ से निकलती है आपका अमरकंटक से और गिरती है आपकी खंबाती खाड़ी तक, तो वहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर। अब उसमें जो मध्य प्रदेश में ये बहती है वो क्षेत्र, वो लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 1077 किलोमीटर, यानी कि 1077 किलोमीटर ये बहती है मध्य प्रदेश में। ठीक, आपके अनूपपुर ज़िले से लेकर अलीराजपुर ज़िले तक, जहाँ तक कि आपके गुजरात में नहीं निकल जाती, तब तक का क्षेत्र जो दूरी है, यानी कि कितनी दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में, तो 1077 किलोमीटर। कुल सहायक नदियों की बात की जाए तो ये बहुत पूछा जाता है। ये 41 टोटल रिवर्स हैं जो इसमें अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड से मिलकर जुड़ती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिवर, सब्स्टिट्यूटरी रिवर जिनको कहते हैं अपन, सहायक नदियाँ 41 यानी कि 41, सहायक नदी 41 हो गया आपकी। इसका जो कुल अफवाह क्षेत्र मतलब क्या होता है, एक तो ये मेन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी, इसका जो एरिया होता है, जितने क्षेत्र में वो अपने पानी से लेकर, जिन क्षेत्रों का पानी लेकर वो बहती है, उस क्षेत्र को टोटल क्षेत्रों का कहा जाता है, आपका अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कितना है आपका 93180 स्क्वायर किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल को ये अपने एक तरीके से अपने पानी से, इनके ट्रिब्यूटरी नदी के पानी से यहाँ पर उसको प्रयोग किया जाता है। इतने क्षेत्र की हम बात करें, ठीक है, ये है आपका, ये डेटा इंपॉर्टेंट, 93180 स्क्वायर किलोमीटर। और गिरती कहाँ पर है, तो खंबाती खाड़ी में गिरती, जो गुजरात में अवस्थित है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है आपके साथ कि ये जो है नदी दक्षिण में सतपुड़ा, इस नदी नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा में, और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य
भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब होता है ऐसी घाटी जिसके जो दोनों किनारे होते वो तीव्र होते, कुछ इस प्रकार, यानी कि ये घाटी तो ये इस प्रकार से बहती आ रही नदी और ये आपके जमीनी हिस्सा, तो ये घाट एकदम तीव्र है। इस प्रकार की घाटी में बहने वाली नदी, इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी कहते हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली, और इसी को भ्रंश घाटी भी कहा जाता है ना। तो ये बहती है आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब बात करें इसकी कि भैया ये क्या कहते हैं कि सतपुड़ा हो गया आपका और विंध्याचल। अब इनकी लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पर आपके सतपुड़ा और आपका विंध्याचल। तो इस प्रकार देखिए, ये है आपका विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये आपने बोल दिया, और ये आपकी सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नदी है ये इस प्रकार बहती है, हम जानते हैं ये नर्मदा नदी है आपकी, नर्मदा। अब यहाँ पे कहा गया कि दक्षिण में सतपुड़ा है, तो इस नदी के दक्षिण ये साइड होगा, साउथ साइड, साउथ में आपको सतपुड़ा मिल गया। उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी इस प्रकार देखेंगे तो ये उत्तर है आपका, तो उत्तर में क्या मिल गया आपको? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड और इन दो पर्वत श्रृंखलाओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते। रेफरेंस किसी को बनाया जा सकता है इसमें सतपुड़ा को रेफरेंस बना के पूछ लेंगे कि सतपुड़ा नर्मदा के किस दिशा में अवस्थित है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे साउथ में। और सतपुड़ा के किस दिशा में नर्मदा बहती है, तो ये इधर से देखेंगे ये उत्तर आएगा इसका। इस प्रकार से तीनों को अलग अलग आधार बनाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नर्मदा को आधार बना के ये अभी हमने देख ही लिया कि किस प्रकार बहती है। विंध्याचल को आधार बनाए तो विंध्याचल के किस दिशा में नर्मदा नदी बहती है पर्वत श्रेणी की, तो इसके साउथ में बहती है। लेकिन नर्मदा से विंध्याचल किस तरफ दिखेगा, तो ये आपका नॉर्थ में। रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर करना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। और नर्मदा जो नर्मदा देवी मानी जाती है, उनका जो वाहन है या तो वो क्या है, मगरमच्छ को नर्मदा देवी का वाहन माना जाता है। और बहती किधर, हमें पता है ये ईस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। कौन सी नदी होगी आपकी? नर्मदा नदी, ये हम जानते हैं। और बहने का क्रम क्या है, तो पहले ये एमपी में बहती है क्योंकि एमपी से स्टार्ट होती है, फिर ये एमएच यानी कि जब निकलती है तो कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में से लगता हुआ बहता है और मुख्य रूप से फिर ये गुजरात में जाकर खम्बाती खाड़ी में गिर जाती है। तो बहने का जो क्रम है वो ये है आपका एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और फिर गुजरात की में जो स्थित है खम्बाती खाड़ी, उसमें ये गिर जाती है। और ये मुहाने पर क्या बनाती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये आपके डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरीज, ठीक है। एस्चुरीज डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में जो भी नदी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है, यानी समुद्र में जब वो मिलने वाली होती है, तो जो नदियों के द्वारा जो अवशेष बहा के लाए जाते हैं, जैसे गाद कहते हैं अपन, तो वो एक तरीके से उस क्षेत्र में फैला देती है, समुद्र में मिलने वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक दलदली भूमि का निर्माण होता है एक तरीके से। लेकिन ये रिफ्ट वैली या एस्चुरीज जो होते हैं, एस्चुरी जो बनाई जाती है, उसमें यहाँ पे ये जो होता है दलदली भूमि क्षेत्र, इसका निर्माण नहीं होता, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं, सीधे मिल जाती है। यहाँ पर ये क्षेत्र नहीं बनता है आपका, जिसमें आपके जो अवशेष होते हैं वो नहीं, ये किनारे समुद्र के किनारे पर ये अवशेष नहीं मिलते या कम मिलते, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है इसकी रफ्तार काफ़ी तेज होती है, तो सीधे समुद्र में ये मिल जाती है। हालांकि जो बाकी नदियाँ जो डेल्टा बनाती है वो समुद्र में मिलते समय इनकी रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है, और जो ढाल होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। इस वजह से जो गाद जो इनमें अवशेष लोग जो आते हैं नदियों में, वो वहाँ पे किनारे पे जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक डेल्टा क्षेत्र, दलदली भूमि का वहाँ पे निर्माण होता है। तो ये ऐसा नहीं करती, ये क्या बनाती है आपकी एस्चुरी बनाती है। अब यहाँ पे बात की जाए कि ये दाएं से यानी कि राइट से मिलने वाली, यानी कि ये आपकी पूरी नदी आ रही है इस प्रकार से, तो राइट हैंड ये वाला होगा ऊपर से, ये आपका राइट हैंड। इधर से कितनी नदियाँ मिलती हैं आपकी? 19 नदियाँ, और लेफ्ट से यानी कि बाएं तट से मिलती है आपकी 22 नदियाँ। तो ये भी याद रखना है कि 19 राइट से और 22 आपकी लेफ्ट से, तो ये इस प्रकार बहती है। कितनी नदियाँ मिलती है इसमें, अलग अलग जगह पे अलग अलग नदियाँ मिलती है, वो देखेंगे अपन। 16 कुल जिले हैं जो मध्य प्रदेश के, जिनसे होकर ये गुजरती है या जिनसे स्पर्श करते हुए, कुछ से गुजरती है, कुछ को ही टच करते हुए निकल जाती है। तो कुल जिले कितने? 16 जिले। 52 में से आपके 16 जिले ऐसे हैं जो इसके क्षेत्र में आते हैं या इससे लाभान्वित है किसी न किसी तरीके से। और जो इसका कुल क्षेत्र का बेसिन है, मतलब जितने बहती है 93,180 अपन ने देखा था स्क्वायर किलोमीटर, इसका
जो है पूरा वो 89.9% यानी कि 89.9% मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में आती है। बाकी मध्य आपका गुजरात और महाराष्ट्र। और ये जब अलीराजपुर से निकलती है तो वहाँ पे एक तरफ आपका क्या आ जाएगा, तो एक तरफ दिखता है आपका गुजरात और नीचे की तरफ महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं कुछ इस दूरी पर ये इनकी सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, अब वो देखते हैं अपन तटीय नगर यानी कि कोस्टल सिटीज़, जो कोस्टल सिटीज़ नहीं, जो इसके नदी के किनारे जो बसे हैं या ठीक है, कौन कौन शहर, जबलपुर, महेश्वर, मंडला, हंडिया, ये आपका हरदा में आता है, हरदा जिले में, ये इंपॉर्टेंट अभी देखेंगे इसको। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, बड़वा, ओमकारेश्वर, ये खंडवा में आता है आपका, हमें पता है खंडवा, और नेमावर, देवास। तो ये है आपके किनारे वाले। वाटरफॉल बहुत इजी है, कपिल धारा, ये धारा वाले जो 3-4 है वो सब अनूपपुर में है, यानी कि जहाँ से इसका उद्गम होता है उसी जिले में ये मिल जाते हैं आपको। कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा भी है, दुर्गा धारा है, ये दो तो काफ़ी फेमस है, लेकिन ये भी याद रखना, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा। जबलपुर, भेड़ाघाट, मंदाता, दर्दी, ये खंडवा में मिलते हैं आपको। महेश्वर मिलता है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात या वाटरफॉल। महेश्वर घाट इस नदी पे, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है, लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपका कौन सा घाट है आपका, तो महेश्वर घाट सबसे लंबा नदी घाट है मध्य प्रदेश का। ग्वारी घाट भी है जबलपुर में, सेठानी घाट है होशंगाबाद में, और बरमान घाट आपका नरसिंहपुर में। यहीं पर आपका कौन सा मेला लगता है, बरमान का मेला भी लगता है, जो शायद संक्रांति, मकर संक्रांति पे लगता है। बरमान मेला भी लगता है यहाँ पर संक्रांति पे। ठीक है, कौन सा घाट हो गया आपका, बरमान घाट, नरसिंहपुर, याद रखेंगे। देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी, नर्मदा, टोटल लेंथ 13-12 किलोमीटर, ये समझ गए। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये मिलता है आपको कि ओमकारेश्वर जो है आपका खंडवा में, वहाँ पे ये नर्मदा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि जो मंदाता द्वीप है, जो ओमकारेश्वर द्वीप है, जहाँ पे अपन जो शिवलिंग है आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है आपका खंडवा में, तो वहाँ पर ये इस तरीके से आ रही होती नदी, फिर ये इस द्वीप के एक किनारे से निकल के इस तरफ जो एक धारा है ये कावेरी धारा कहलाती है, और दूसरी धारा कहलाती है आपकी नर्मदा धारा। तो और वापस उसको इस द्वीप को पार करने के बाद ये वापस नर्मदा, यानी कि एक ही बन जाती है, वापस ये क्या बन जाएगी, तो नर्मदा। तो एक कावेरी धारा याद रखना है और इसकी नर्मदा धारा, ये कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में इनको इस प्रकार ये विभाजित हो जाती है। उस द्वीप के जब ये दोनों साइड से निकलती है तो एक धारा कहलाती कावेरी और एक कहलाई आपकी नर्मदा धारा। आगे बढ़ते हैं, परियोजना कौन सी है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, बरगी जबलपुर, सरदार सरोवर गुजरात में है, ओमकारेश्वर खंडवा, और महेश्वर परियोजना ये भी खरगोन में। ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, बरगी परियोजना देखे पूछ लेंगे कौन से ज़िले में बनती है, या आपका जो महेश्वर परियोजना है वो कौन से ज़िले में उस पर अवस्थित बांध है, तो खरगोन में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि नदी कौन कौन से ज़िलों से कैसे कैसे निकलती है। सबसे पहले देखते हैं उद्गम, ये है अनूपपुर जिला आपका। यहाँ पर जो मैकाल पर्वत श्रेणी उस पर मिलता है आपको कौन सा घाट, नर्मदा कुंड घाट ने कुंड। तो यहाँ से जब निकलती है अनूपपुर हो गया एक जिला, दूसरा जिला आता है जिससे निकलती है ढिंडोरी, फिर आता मंडला। अब मंडला जो जिला है उसमें इसका जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार बहती है कि जो मंडला शहर होता है उसको ये एक तरीके से कवर करके ऐसे घूमते हुए बहती है उसके। तो ये पूछा जाता है कि किस शहर को ये अपने इसके जिसके उसके साइड से निकल के जाती है, यानी कि इस प्रकार इसको कवर करते हुए निकलती है, तो ये मंडला है। फिर सिवनी लगता है आपको 1 2 3, ये चौथा जिला हो गया। जबलपुर 5, नरसिंहपुर 6, होशंगाबाद 7, फिर रायसेन है 8 9, हरदा ये 10, सीहोर। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, धार और आपका अलीराजपुर। तो ये वो 16 ज़िले हैं जिनसे होकर कौन बहती है, हमारी नर्मदा नदी बहती है। और ये इस ऊपर तरफ यानी कि इसके नॉर्थ में क्या है, उत्तर में क्या है विंध्याचल श्रेणी, साउथ में क्या है आपकी सतपुड़ा श्रेणी, या आप इसको साउथ से सतपुड़ा यानी कि एस से सतपुड़ा और एस से साउथ, आपको इस तरह की भी इसको याद रख सकते हैं। अगर एक याद हो गया तो दूसरा अपना आपको याद हो ही जाता है, सतपुड़ा और आपका इसी से आपको एस से ही साउथ बना सकते हो याद रखने के लिए। बाकी फिर नॉर्थ में क्या बचेगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पर कि ये नर्मदा नदी है आपकी, जो मैंने बात की थी आपको हंडिया और नेमावर की। हंडिया जो है ये किनारे बचा एक शहर है जो हरदा ज़िले का है, और नेमावर है ये है आपका देवास का। अब ये पूछा जाता है हमेशा, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछा गया कि ये किस ज़िले में आता है या ये क्या है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसको तेली की सराय मंदिर कहा जाता है, तेली की सराय, ये काफ़ी फेमस है, बहुत पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है। हंडिया किस नदी किनारे पर है और कहाँ पर इसका लोकेशन है, किस ज़िले से। नेमावर का भी सेम सीन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगली दूसरी नदी कौन सी आपकी, तो दूसरी नदी आपकी चंबल नदी। चंबल नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है वो जाना पाव पहाड़ी से होता है। ये कहाँ पर है, महू इंदौर में। कुल लंबाई 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली नर्मदा है, दूसरी ये है। अन्य नाम की बात करें तो चरमावती, कामधेनु और धर्मावती, ये 3 नाम मिलते हैं। कामधेनु बहुत पूछा जाता है आपको, चरमावती तो पूछा जाता है, कामधेनु भी एक अच्छा नाम है जो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है, इस प्रकार बहती है। और ये जो उत्तरी सीमा ये बनाती है, उत्तर पश्चिमी भी कह सकते हैं, ये वाली सीमा का एक तरह से निर्धारण ये, पर ये तो बनाती है, ये पूछा जाता है, उत्तरी सीमा बनाती है। इटावा यानी कि ये यूपी का एक जगह है, इटावा में यमुना नदी में मिलती है। तो ये किसकी सहायक नदी होगी, चंबल, यमुना की इसकी। और चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास और आपकी शिप्रा, ये मध्य प्रदेश की नदियाँ। बनास आपकी राजस्थान में बहती है, ठीक, ये बहती है, इसमें मिलती है। और बहने का क्रम जो है वो पहले ही एमपी से निकलती है। और ये वाला जिससे आप देख पा रहे हैं, ये वाला कहलाता है किसका, राजस्थान का हिस्सा। और फिर इधर आगे चली जाती है किसमें, आपका यूपी में। तो यूपी, राजस्थान और एमपी, तो क्रम क्या बनेगा, एमपी, राजस्थान और आपका यूपी में, फिर आपके यहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये चंबल नदी है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे, महू बसा है, रतलाम, नागदा, ये उज्जैन का है आपका फिर श्योपुर, मुरैना, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में आता, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोटा ये भी राजस्थान में, और इटावा ये आपका यूपी का, ठीक है। तो ये किनारे बसे प्रमुख शहर है, वैसे बसे तो बहुत है पर ये वो मेन है जो आपको याद रखने। अवनालिका अपर्दन करती है ये, यानी कि ये खड्ड भूमि, यानी कि जो हम पढ़ते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश में जो बीहड़ है जिसको कहते हैं, मरुस्थल जो बन चुका है एक तरीके से, उसका निर्माण करती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है आपका कौन सा, मुरैना। ये नदी परत अपर्दन करती है, जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी ऊपरी परत को एक तरीके से बहा कर ले जाती है, तो वहाँ पर फिर बाद में बचता गया बंजर भूमि बनती है, जिसका उपयोग खास करके ये जो बागी लोग होते हैं या वो लोग अपना छिपने का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके। इनको बागियों का गढ़ भी, या दस्यू एक शब्द होता है जो बागी या डाकुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पनाह भी कहा जाता है इसको, दस्यू या डाकुओं की पनाह। ये जो खड्ड भूमि जो बनती है, ये आपके उत्तरी मध्य प्रदेश में इसका काफ़ी प्रभाव मिलता है, जो अपर्दन जिसको कहते हैं, या इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो आपका मिलता है गली इरोजन, ठीक, गली इरोजन मिलता है आपको एक शब्द इसके लिए, किसके लिए, अवनालिका अपर्दन के लिए। काफ़ी तेज़ रफ्तार से इधर बहती है, तो यहाँ पर मिट्टी का कटाव काफ़ी तेज़ होता है, जिससे बाद में उसकी उर्वर क्षमता पर काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। इस पे जो प्रमुख बांध है वो मिलेगा आपको गांधी सागर, जो मंदसौर में है, हमारे मंदसौर में। और इसका जो ये टच होता है मुख्य रूप से मंदसौर में, पर ये नीमच से भी इसकी एक तरीके से इसके जो ये गांधी सागर, इसकी कुछ सीमा आपकी नीमच से भी लगती है। और फिर आपका राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर, इसको कोटा बैराज भी कहते हैं, कोटा ज़िले में है। इस पे जो वाटरफॉल बनते हैं, ठीक है, जलप्रपात, वो है चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान में। पाताल पानी ये इसके सहायक है, मतलब मुख्य रूप से इस नदी पर नहीं, लेकिन उसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये पाताल पानी इंदौर में है, झाड़ी दहा ये भी इंदौर में, और शीतला माता ये भी इंदौर में है। तो 3 इंदौर में हो गए, और आपका एक हो गया किसमें, आपके राजस्थान। अब देखते हैं इसका जो जिस प्रकार ये बहती है किस कहाँ से निकलती है। सबसे पहले ये इंदौर है, आई फॉर इंदौर है आपका, जाना पाव की पहाड़ी, महू तहसील इंदौर, यहाँ से निकलती है। फिर कौन सा ज़िला आता है, धार में जाती है, उज्जैन, रतलाम,
मंदसौर सॉरी। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 जिले। फिर आता है यहाँ पर, ये इस साइड नीमच होता है ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर अवस्थित आपका गांधी सागर, गांधी सागर से निकलती है। फिर ये सीमा राजस्थान की पूरी राजस्थान में लगता है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, ये एक सागर यहाँ पर है आपका, एक तरह की जलाशय जिसको कहते हैं अपन। फिर कोटा सागर, ये आपका कोटा में। तो सीक्वेंस भी आप याद रख लेंगे, ये गांधी सागर, फिर आपका राणा प्रताप सागर, फिर आपका जवाहर सागर। ये इस प्रकार ये जलाशय बनाती है। और फिर ये निकल जाती कहाँ पर आपके आगे, तो इधर आपका कौन सा श्योपुर जिला है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है वो भी इससे टच होता है। फिर ये इस प्रकार बहती है कुछ, और फिर मुरैना हो गया, फिर आपका भिंड, और फिर ये निकल के इटावा, ये यूपी में है। ऊपर से आ रही होती नर्मदा नदी इस प्रकार, सॉरी यमुना नदी, जिसमें ये मिल जाती है। तो इटावा के पास जाके किसमें मिल जाती है आपकी, यमुना नदी में। ये है आपकी चंबल नदी। अगला देखते हैं सोन नदी। सोन नदी की बात की जाए, सोन नदी का अमरकंटक अनूपपुर से उद्गम होता है। टोटल लेंथ है इसकी 780 किलोमीटर। अन्य नाम इसके इम्पोर्टेंट है, ये मिलते हैं काफ़ी। हिरण्यवाह मिलता है, सोन मिलता है, सोनभद्र मिलता है, सुवर्ण मिलता है, और सुभागदी मिलता है, सोनपालिका। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में पहले सोने के अवशेष मिलते थे, सोने के अवशेष या सोने के कुछ जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो मिलते थे, सोने के कंकड़ आप कह लीजिए छोटे छोटे। तो इसके नदी, इस वजह से इसका नाम सोन नदी पड़ गया, यानी कि इसमें सोना मिलता था। सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, गोपद और जोहिला इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये बहती किधर है, तो अमरकंटक से निकलने के बाद, यानी कि यहाँ से निकलती है इस प्रकार बहती है। तो ये नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ बहती है, ये इसकी डायरेक्शन है फ्लो होने की। पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलती है सीधे गंगा में, सोन नदी। अपन ने देखा अभी चंबल किस में मिली थी आपकी, चंबल मिली थी आपकी यमुना में, और ये मिलती है सीधे गंगा में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीधे जाके गंगा नदी में मिलती है। कौन कौन से जिलों से होकर बहती है या किस जिले से टच करती है, उस तरीके से अपन देख लेते हैं। अनूपपुर से निकलती है शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, और आपका सिंगरौली में, ये सिंगरौली से निकलती है, यानी कि आखिरी जिला जो है वो सिंगरौली है। इधर लिखने में थोड़ा आगे पीछे, लेकिन जो आखिरी जिला है वो आपका सिंगरौली है, जिसके बाद ये यूपी में चली जाती है। बाणसागर परियोजना इस पे है, जिसमें एमपी, यूपी और बिहार तीनों का पार्टिसिपेशन है। और इसमें जो वित्तीय अनुपात है, यानी कि जो पैसा लगाने का जो आप वो कह लेते हैं कि हिस्सेदारी कितनी है, तो एमपी, यूपी और बिहार का जो अनुपात है वो 2:1 अनुपात, यानी कि अगर 4 रुपये इसकी कुल लागत है, 2 रुपये एमपी लगाएगा, 1 रुपये यूपी और 1 रुपये आपका बिहार लगाएगा, ठीक। और इसी क्रम में से जो इसके जो लाभ होगा वो भी इसी अनुपात में जो भी राज्य होगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, अनुपात पूछ लिया जाता है किस अनुपात में वित्तीय अनुपात इस परियोजना का है। और इस पे एक बांध है, बाणसागर बांध, इसी परियोजना का, जिसको जो कहाँ पर देवलौंद या देवलांद में, जो शहडोल जिले में है आपका। देखते हैं यहाँ से निकलती, ये है आपका अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, फिर ये इस प्रकार मुड़ जाती है, यानी कि ये सिंगरौली से निकलती है, सिंगरौली से निकल के ये पटना में मिल जाती है, किससे, आपकी गंगा नदी से। ये गंगा नदी आपकी, तो ये हो गई आपकी सोन नदी। सोन के बाद आती है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी कुमारागांव, रायसेन से निकलती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर, टोटल लेंथ 480, जिसमें 380 लगभग ये एमपी में बहती है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का, उसकी जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र को ये अपने जल बांटते हुए जाती है। कौन सी नदी हो गई आपकी, बुंदेलखंड, बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा। और ये यूपी जो है उसके हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है। ये गंगा यमुना में फ़र्क याद रखना, कौन सी यमुना मिल रही, कौन सी गंगा मिलती है। मोस्ट ऑफ द जो नदियाँ मध्य प्रदेश की जो उत्तर की तरफ बहती है वो आपकी यमुना में ही मिलती है। जो गंगा में है वो 1-2 ही हैं आपकी, एक सोन हो गई, एक आध नदी और मिलेगी जो बड़ी नदियाँ, तो ये यमुना मिल जाती है। पुराना नाम है इसको, पुराना में ये पहले जो नाम है वो बेत्रवती कहते थे इसको। अब ये प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। मैंने बताया था आपको, पवित्रता के आधार पर कौन थी, नर्मदा। पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती। और यहाँ पर प्रदूषण है आधार, यानी कि जितनी गंगा नदी प्रदूषित है
उतनी ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सी नदी प्रदूषित मानी जाती है आपकी, तो बेतवा नदी। इसलिए प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है कौन सी, आपकी बेतवा नदी। ये भी याद रखना अपने को। माता टीला परियोजना या इसी को राजघाट परियोजना कहते हैं, ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक, किनारे शहर कौन से, विदिशा है, श्योपुर है, सांची है, चंदेरी है, ओरछा है। एमपी यूपी की सीमा बनाती है। ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आती, ये एक तरीके से सीमा बनाती है। और एक हाल ही में एक जो परियोजना उसको स्वीकृति मिली है, तो केन बेतवा लिंक, तो उसका भी हिस्सा, यानी केन और बेतवा नदी, आपकी केन नदी, इन दोनों नदियों को हालांकि जो जोड़ने का काम है, लिंक परियोजना जो है, रिवर लिंक परियोजना, वो भी चलाई जा रही है। इसको हालांकि अभी स्वीकृति मिली, यानी कि अगर तारीख अगर सही हो तो 9 दिसंबर 2021 को शायद इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तारीख एक बार अपन देख लेंगे, 9 दिसंबर ये शायद जहाँ तक है, तो ये इस परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। तो ये नदी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस परियोजना के बारे में आपको पढ़ना होगा। केन बेतवा परियोजना अपन देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक बार डेट देख लेंगे अपन इसकी क्या है, बाकी तो अपन इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना। अब देखते हैं ये बहती कहाँ से। कुमारा गाँव रायसेनी, ये उसका उद्गम हो गया। विदिशा जिला, सागर जिला, AN मतलब अशोकनगर, ये आपका अशोकनगर है, अशोकनगर। शिवपुरी, S फॉर शिवपुरी, ये आपका शिवपुरी। शिवपुरी के बाद ये इस प्रकार बहती कुछ, ये थोड़ा गलत बन गया, ये निवाड़ी, यानी कि निवाड़ी से भी, निवाड़ी आखिरी जिला है जिससे ये क्रॉस होते हुए फिर यूपी में निकलती है। ये वाला यूपी कैसा, तो ये ऐसे बहती, और हमीरपुर में यूपी में ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये कुछ नदियाँ थी, बाकी नदियाँ और जो परियोजनाएं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश नदियों के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।